नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आए आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास संस्कृत यानी कि यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत। अभी तक हमने यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत में 2 चैप्टर कर लिए हैं। पहला चैप्टर था हमारा कवि कुलगुरु कालिदास जी से संबंधित और उसके प्रश्न उत्तर समेत सभी कुछ कर लिया है। सेकंड चैप्टर था हमारा उद्भिज परिषद यानी कि वृक्षों की सभा। और वृक्षों की सभा में आपने जाना कि पीपल का वृक्ष है वो लीडरशिप करके सभी वृक्षों और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी हरी घास होती है, छोटे छोटे पेड़ पौधों के साथ में एक सभा आयोजित करता है और बताता है कि मनुष्य की किस तरह की निकृष्टता है। यानी कि जानवरों से भी ज्यादा, जानवरों से ही नहीं है, पशुओं से ही नहीं, यहाँ तक कि तृण यानी कि तिनके से भी ज्यादा निकृष्ट जो योनि है वो मनुष्य योनि बताई गई है और उसके कार्य बताए गए हैं। तो इस तरह से उद्भिज परिषद का जो चैप्टर है वो भी हमारा पूरा हो गया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए हैं। आज हम बच्चों हमारी नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है नैतिक मूल्यानि। नैतिक मूल्यानि मतलब मॉरल वैल्यू से संबंधित जो चीजें होती है, जो बातें होती है, नैतिक आचरण किस प्रकार से होता है, नैतिक कार्य क्या होते हैं, नीति क्या होती है, नयन क्या होता है, मतलब अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे नैतिकता के बारे में जो भी चीजें हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो नैतिक आचरण, नैतिक मूल्य किस तरह के होते हैं, क्या क्या नैतिक मूल्य हमारे जीवन में हमें धारण करने चाहिए, किस तरह का जीवन यापन हमें करना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह के विचार हमारे मन में होने चाहिए, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये सब क्या होता है, नैतिक मूल्य होते हैं। और इन्हीं नैतिक मूल्यों को हम हमारे 3rd चैप्टर नैतिक मूल्यानि में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, नैतिक मूल्यानि। मूल्यानि क्या हो गया, यहाँ पर बहुवचन हो गया। ये जो मूल्यानि शब्द आ जाता है यह बहुवचन आ जाता है, बहुवचन। अब आगे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे कि परिचय क्या है। आपकी बुक में दिया हुआ है कि उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके। उस क्रियाविधि को, कोई कार्य होता है, कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जीवन जीने की जिससे आसानी से जीवन जी सके। ऐसा नहीं है हम कुछ दंगे फसाद कर दे, कुछ ऐसा चोरी वाला कांड कर ले या कोई ऐसा मारकूट वाला कार्य कर ले तो हमारा जीवन अस्य हो जाए, दुष्कर हो जाए, है ना। हमें हमारे जीवन को दुष्कर नहीं बनाना है। देखिए बच्चों, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं ना तो हमारे जीवन में कठिनाई आती है, हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे मुझसे ये गलती हो गई, अब इसका मुझे हल क्या निकालना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे इस कठिनाई से, इस परेशानी से बाहर निकलना चाहिए। उस परेशानी के कारण हमारे आसपास जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो अच्छी चीज़ें हमें कुछ अच्छा करने ही नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान तो उस बुरी चीज़ पर है जो हमने कर लिया है, उस गलत काम पर है जो हमने कर लिया है। तो नैतिक मूल्य का मतलब होता है नैतिक आचरण से कार्य करे तो आपका जीवन अच्छे से चलेगा। जो मनुष्य सत्य की राह पर चलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, नैतिक आचरण करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, परोपकार करते हैं, मतलब अच्छा आदर्शवादी जीवन जीते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। आप देखेंगे उनका जीवन भले ही कुछ कठिनाई मतलब कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो, लेकिन वो खुश रहते हैं, किसी तरह की कोई चिंता में नहीं रहते हैं, क्योंकि गलत काम नहीं करा उन्होंने, किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की, किसी के मन को नहीं दुखाया, तो उनके अंदर चिंता नहीं हो। और चिंता मनुष्य को चिता की तरह धीरे धीरे जला देती है। तो इस तरह की चिता को हमें नहीं अपनाना चाहिए, नैतिक मूल्यों को अपनाकर नैतिक आचरण करने हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही बताया है कि उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू, अच्छे तरीके से और सफलता से बिता सके, उसे नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति। अब क्वेश्चन आ जाता है कि नीति किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार, उस क्रियाविधि को या उस प्रक्रिया को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके उसे नीति कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। जो नीति के मूल्य होते हैं, नीति किस प्रकार होती है, मूल्य मतलब कि क्या वैल्यू है, नीति क्या क्या तरीके से होती है, क्या क्या करने से होती है, वो हो जाते हैं मूल्य। तो नीति के मूल्य नैतिक मूल्य हो जाते हैं, ठीक है ना। नीति क्या हो जाती है? नैतिक, है ना। आगे देखिए कि नीति पर चलने से, उसका व्यवहार करने से जनता का, शासकों का तथा समस्त प्राणी मात्र का कल्याण ही होता है। मतलब कि उसके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता है, उसका कल्याण ही होता है अगर वो नैतिक मूल्यों के आधार पर अपना जीवन यापन करता है। नैतिक मूल्यों में अगर वो नीति पर चलता है, नीति यानी कि अच्छे रास्ते पर चलता है, उसका व्यवहार करता है यानी कि अच्छे रास्तों का व्यवहार करता है, अच्छी बातों का व्यवहार करता है, या फिर उसमें जनता का, शासकों का जितना भी
भी जो भी मनुष्य इस धरती पर विद्यमान है, अगर वो नैतिक आचरण से जीवन यापन करता है उसका कल्याण ही होता है, उसका कभी भी बुरा नहीं होता है। कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं और श्लोकों के द्वारा नीति ग्रंथों की रचना की। अब कई नीति आपको बताए हितोपदेश और पंचतंत्र। पंचतंत्र और हितोपदेश में क्या होता है, नैतिक कहानियां दी गई है, नीतिपूर्ण कहानियां दी गई है। मनुष्यों को पशुओं के आचरण के आधार पर यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि आपको कैसे जीवन जीना है। अलग अलग कहानियां पंचतंत्र और हितोपदेश में बहुत सारी बच्चों के पढ़ने की कहानियां, बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन वो शिक्षा थोड़े बड़ों के लिए है, यानी कि बड़ों को ये शिक्षा दी गई है कि कैसे आपको अपना जीवन यापन करना चाहिए। नीतिपूर्ण बातें कौन सी है, सही और गलत में फर्क कैसे करना चाहिए, सही करने पर आपको क्या फल मिलेगा, गलत करने पर आपको उसका भोग करना पड़ेगा, उसका फल आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये सारी चीजें वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं उन कहानियों में दी गई है। तो नीति की बात यही है कि जितने भी यहाँ पर कवि और नीतिकार है उन्होंने श्लोकों के माध्यम से नीति श्लोकों की रचना की है। और नीति श्लोकों की रचना का मतलब, उसका तात्पर्य, उसका उद्देश्य यही है कि समाज में मनुष्य को ये बताना कि नैतिक आचरण किस प्रकार से होते हैं। उसके लिए देखिए सुभाषितानी की रचना की गई है, सदाचार की रचना की गई है, सूक्तियों की रचना की गई है, उक्तियों की रचना की गई है। यहाँ ये तो हम संस्कृत की बात करते हैं, हिंदी में भी यहाँ पर कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने, जितने भी कवि है, लेखक है, उन्होंने नीतिपूर्ण बातें कही है, दोहे कहे हैं। दोहों के अनुसार उन्होंने नैतिक मूल्यों के बारे में बताया। मतलब नैतिकता को बताने के लिए हमारे साहित्य जगत में, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, हमारा राजनीतिक साहित्य हो, कोई भी हो, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, नैतिकता को बताने में किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो फिर हम हमारे जीवन में नैतिकता की चीजें, नैतिक मूल्यों को अपनाने में कमी क्यों छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताई है। ठीक है, आगे चलते हैं। कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं और श्लोकों के द्वारा नीति ग्रंथों की रचना की, यथा चाणक्य नीति, विदुर नीति। अब देखिए नीति कौन कौन सी है। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति में बताया कि किस तरह से आपको अर्थशास्त्र यानी कि राजनीति में कार्य करना चाहिए, किन किन नीतियों का पालन करना चाहिए। विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति। पंचतंत्र देखिए ये आ गया, शुक्र नीति, नीतिसार, नीतिसार में भी आया है, भर्तृहरिकृत नीति शतक आदि शिक्षा देते हैं कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया करना, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि नैतिक आचरण होते हैं। अब देखिए आपसे प्रश्न कर दिया जाता है कि नैतिक आचरण क्या क्या होते हैं, नैतिक आचरण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से शुरू होगा, देखिए बच्चों, सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया करना, जन्म मतलब कि बेजुबान जानवरों पर दया करना, या फिर सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि नैतिक आचरण कहे गए हैं। और इन नैतिक आचरण को आपको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है। कैसा होता है, जन सामान्य को आगे बढ़ाता है, पीछे कभी नहीं हटाता है। पीछे तो आप नीति के विरुद्ध अगर कोई कार्य कर रहे हो तो आप पीछे हटोगे, आगे उसमें तो आप आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि नीति विरुद्ध काम करा है। और नीति विरुद्ध काम कभी भी सही नहीं होता है, वो असफल ही होता है और गलत होता है। और दुष्कार्य करने के बाद में आप कैसे ये सोच सकते हो कि आप आगे जा रहे हो। अपने मन में जरूर आपको लग रहा है, नहीं मैंने भले ही किसी से रिश्वत ले ली है, 5,000 रुपये मैंने रिश्वत ले ली, मेरा काम हो गया भाई, आज का मेरा गुजारा हो गया, मेरी जो पेमेंट है वो बची रहेगी। आपको ये लगता है आपने सही किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये गलत है और इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है कि आपको जो आप गलत चीज कर रहे हैं, आपने अपने मन में कर लिया कि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो प्रकृति देख रही है, उस प्रकृति में आपको अपना उस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। हो सकता है आपका अचानक से इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि जितना आपने लिया उससे 2 गुना खर्च हुआ, तो वो क्या है, प्रकृति का नियम है। तो आपको एहसास करना पड़ेगा, ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो आपके साथ गलत होता है ना, जब भी आप देखिए, मैं अपने जीवन में यही सोचती हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं ये सोचती हूँ मैंने क्या गलत किया, थोड़ी देर पहले किया या कुछ दिन पहले किया या कुछ साल पहले किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया होगा, उसका मुझे सामने दिखाई दे रहा है। तो यह नीति है, अगर नीति से चलोगे तो आपके साथ किसी प्रकार का कोई बुरा कार्य नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। नयन, नीति और न्याय तीनों समानार्थक शब्द है। कौन कौन से, नयन, नीति और न्याय। इनमें अंतर केवल इतना ही है कि नयन नपुंसकलिंग है, नीति स्त्रीलिंग है और न्याय पुल्लिंग है। देखिए तीनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक है, लेकिन तीनों के लिंग परिवर्तन है ना। हम जब इनका वाक्य प्रयोग करेंगे तो लिंगों के आधार पर करेंगे। नयन क्या है, नपुंसकलिंग है।
नीति क्या है, स्त्रीलिंग है, और न्याय पुल्लिंग है। ये तीनों शब्द संस्कृत की नी धातु से निष्पन्न होते हैं। नी धातु से, कौन सी धातु से? नी धातु से। नीति और न्याय। कभी भी आपके प्रश्न आ जाता है कि नयन की जो मूल धातु है वो कौन सी है, नीति की मूल धातु कौन सी है, और न्याय की मूल धातु कौन सी है, तो नी धातु से निकले, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना या ले जाना। नयन, नीति और न्याय का मतलब होता है आगे बढ़ना या ले जाना। नीति न्याय का ही दूसरा रूप है। यह समाज और व्यक्ति दोनों को ही उन्नति की ओर ले जाती है। यह धर्म से भिन्न है, लेकिन धर्म से कम कल्याण करने वाली नहीं होती है, और इसका संबंध इसी लोक के जीवन से होता है। बहुत से ऐसे कार्य जो न तो धर्म के अंतर्गत आते हैं और न ही न्याय की सीमा में, इनकी गणना नीति के अंतर्गत की जाती है, और इन्हें ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में नैतिक मूल्यों को विस्तार से समझाया गया है तथा उनका धर्म से संबंध भी बताया है। प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक मूल्यों को जानकर व समझकर उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं नैतिक मूल्यानि, उसमें नीति की नैतिक मूल्यों का सर्वपूर्ण वर्णन किया गया है, सर्व वर्णन किया गया है। उससे हम जान जाएंगे कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं, और नैतिक मूल्यों को जानकर उनका समझकर उनको पालन भी करना है। अब यहाँ पर आ जाता है बच्चों, आपके जो भी चैप्टर है, आपका जो चैप्टर है उसमें जितने भी गद्यांश है, पूरा पाठ है, उसकी सब प्रसंग व्याख्या आएगी। उसमें शब्दार्थ भी बताए जाएंगे कि कौन कौन से इस शब्द के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है, देखिए पहले हम पूरा इसका वाचन करेंगे, पढ़ेंगे। संस्कृत में अनुकरण वाचन बहुत जरूरी होता है। संस्कृत का नियम है कि आप जब तक अनुकरण वाचन नहीं करते, अनुकरण वाचन का मतलब होता है कि मैंने ये पढ़ा पूरा, आप उसका अनुकरण करिए, आप ऐसा का ऐसा बोलिए, फिर मैंने एक लाइन पढ़ी, फिर आप उसको ऐसा का ऐसा बोलिए। ठीक है, तो वो कहलाता है अनुकरण वाचन। क्योंकि जब तक आप अनुकरण वाचन नहीं करोगे, तब तक आपको संस्कृत की रीडिंग नहीं आएगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आता है, वर्ड पूरा पढ़ना नहीं आता है, आप टुकड़ों में पढ़िए, टुकड़े में पढ़कर 2-3 बार टुकड़े में पढ़िए, फिर उसको पूरा बोलिए, आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। नयन नीति नीति रेमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि यथासरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवन सुचारु सफलञ्च भवति सा नीति कथ्यते। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। नित्या चलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। अब देखिए क्या इसका, सबसे पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं कि नयन का मतलब होता है ले जाना, नीति रेमानी, नीति रेमानी का मतलब होता है नीति के ये, शरण्य मार्ग से सुचारू यानी सुंदर, शरण्य का मतलब होता है मार्ग से, सुचारू का मतलब होता है सुंदर, कथ्यते यानी कही जाती है, कृते यानी हेतु, हेतु का मतलब होता है लिए, समेषाम सबके लिए, कल्याणम कल्याण यानी कि भला, कल्याण भी कह सकते हैं और भला भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए संदर्भ दिया गया है और प्रसंग दिया गया है। संदर्भ के लिए मैं आपको कहूंगी कि संदर्भ सिर्फ एक ही बार दिया गया है, और आपको जितने भी गद्यांशों की यहाँ व्याख्या करनी है आपको सेम संदर्भ लिखना होगा, इसके लिए अलग अलग नहीं लिखा गया है। एक बार यहाँ संदर्भ दे दिया गया है ये 2 पंक्तियों का, उसके बाद दोबारा संदर्भ नहीं दिया गया है। जब भी जो भी आपका गद्यांश आता है आपको यही संदर्भ लिखना है, सेम होगा। प्रसंग चेंज हो जाता है गद्यांश के अनुसार, यानी कि उसमें क्या भाव बताया गया है, स्टोरी क्या कह रही है, या उसमें नैतिक मूल्य कौन कौन से बताए हैं, तो थोड़े थोड़े प्रसंग उसमें चेंज होते रहेंगे। तो संदर्भ क्या है बच्चों हमारा, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यानि शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। ये पंक्तियां आपको सेम लिखनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है हर गद्यांश में। अब प्रसंग में क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में नीति के स्वरूप एवं प्रयोजन के विषय में बताया गया है। ये जो हमारा गद्यांश है इसमें नीति के प्रयोजन, नीति किस प्रकार की होती है, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, कैसे इसको अपनाना चाहिए, कैसे नैतिक कार्य करने चाहिए, वो इसमें बताया है। तो प्रसंग में आपको ये लिखना है कि नयन नीति रेमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। क्या बताया है कि नयन और नीति के ये जितने भी मार्ग है, नयन और नीति के जितने भी मार्ग है, यथाशरण्य जितने भी मार्ग है, कार्य करने, नयन नीति के ये मूल्य यानी मूल्य, नैतिक मूल्यानि, मूल्य और नैतिक मूल्य, यथा का मतलब होता है जैसे, जैसे शरण्य यानी कि सुमार्ग, सुचारू बोल सकते हैं, सुचारू, कार्य करें मनुष्यस्य जीवनेन
सुचारु सफलम च भवति सा नीति कथ्यते, कि नीति के मार्ग पर यानी कि ले जाने या नीति के ये मार्ग मूल्य और नैतिक मूल्य जैसे सुचारू रूप से मनुष्य के जीवन में जितने भी कार्य है वो सुचारू रूप से हो जाते हैं, वह क्या कहलाता है? नीति कहलाता है, नीति कथ्यते। अयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एवं न भवति, ये जो नीति है केवल मनुष्य के लिए और समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु बल्कि जनानाम नृपाणाम यानी कि लोगों के लिए और राजाओं के लिए समेषाम च व्यवहार भवति, चाहे लोग चाहे मनुष्य हो यानी कि चाहे जनता हो चाहे राजा हो, सभी के लिए समान रूप से ये नीति होती है, सभी को समान रूप से आचरण करना होता है। नित्या चलनेन व्यवहारेण प्रजानाम शासकानाम समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणम भवति। नित्य चलने में मतलब नित्य के जीवन में व्यवहार करने में, प्रजा के लिए शासन को करने में, समस्त के लिए लोकस्यापि कल्याणम भवति, लोगों के कल्याणकारी होती है, लोगों के लिए कल्याणकारी होती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ हम अब इसका अनुवाद करते हैं कि ले जाना नीति कहलाता है और नीति के ये मूल्य है नैतिक मूल्य कहलाते हैं। जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और अच्छी प्रकार से सफल हो जाता है वह नीति कहलाता है। यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं अपितु मनुष्य और राजाओं के सभी व्यवहार के लिए होती है। नीति के द्वारा चलने से, व्यवहार करने से प्रजा का, शासकों का या सारे संसार का कल्याण भी होता है। ठीक है, दूसरा गद्यांश हमारा पुरातन कालादेव भारतीय कवय नीतिकारा मनोरमया सरसया गिरा नीति वाक्यानि कथाभि लोकेश्चैव व्यवहर्चयन् इत्थं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविदे कांता संमितयोपदेशुजे बुभुवु फलन्वित संपन्नं साधारण अपि जना व्यवहार नीति वाक्यानि नीति श्लोकांश्च गलविदाव कुर्वन्ति स्म। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पुरातन कालादेव मतलब प्राचीन काल से ही, गिरावाणी के द्वारा, भाषा के द्वारा, गिरा यानी कि गिरावाणी मतलब भाषा के द्वारा, कथा भी कथाओं के द्वारा, व्यचरण रचना की है, इत्थम इस प्रकार, व्यवहार विदे व्यवहार को जानने के लिए, कांता सम्मित योपदेशु युजे यानी कि कांता सम्मितया और उपदेश युजे, अलग अलग बात बताइए। कांता यानी स्त्री से, सम्मित यानी सम्मित होने से, उपदेश युजे उपदेश के लिए, स्त्री से सम्मित होने से उपदेश के लिए, गल बिल अध यानी कि गले के छेद के नीचे अर्थात कंठस्थ उपलभ्यन्ते प्राप्त होती है। गल बिलाद का मतलब होता है कंठस्थ करना, गले के छेद के नीचे यहाँ पर कंठस्थ कर लेना। ठीक है, पुरातन कालादेव भारतीय कवय नीतिकारा मनोरमा सरसया गिरा नीति वाक्यानि कथाभि श्लोकेश्च व्यरचत। पुराने काल में, प्राचीन काल में भारत में अनेक नीति कवियों ने मनोरम और रस के साथ में गिरा नीति यानी कि कई प्रकार के नीति वाक्य, कहानियां, श्लोकों की रचना की है। इत्यम नीति शास्त्राणि इस प्रकार नीति शास्त्रों में व्यवहार करते हुए स्त्री सम्मित उपदेश दिए हैं। फलंतवित संपन्नम साधारण अपि जना व्यवहार नीति वाक्यानि नीति श्लोकश्च गल विदाव कुर्वन्ति। तो इसका फल ये हुआ है कि जितने भी संपन्नता का फल ये हुआ है कि ऐसे नीति शास्त्र का व्यवहार किया गया है, ऐसे श्लोकों की, ऐसे ग्रंथों की जब रचना की है, साधारण लोगों ने भी व्यवहार में इन वाक्यों को, इन श्लोकों को बोल बोल कर कंठस्थ कर लिया है, पूरी तरह से इनको अपने गले में उतार दिया है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, हम इसका प्रसंग करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में नीति के स्वरूप और प्रयोजन को बताते हुए प्रमुख नीति ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। अनुवाद, प्राचीन काल से ही भारत में कवियों और नीतिकारों ने सुंदर और सरस वाणी का द्वारा कथाओं, श्लोकों से नीति वाक्यों की रचना की है और इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार को जानने के लिए, स्त्री से सम्मित होने से, उपदेश से युक्त होने के लिए हुए परिणाम में यह हुआ कि संपन्न और साधारण लोगों ने भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों को और नीति श्लोकों को कंठस्थ कर लिया है।
ठीक है, चाहे संपन्न व्यक्ति थे चाहे साधारण व्यक्ति थे, नैतिक चीजें अच्छी लग रही थी, नीति श्लोक अच्छे लग रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको अपने व्यवहार में लाया, आचरण किया और उन्होंने कंठस्थ कर लिया, अपने गले में उतार लिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 2 अनुवाद हो चुके हैं। अब देखते बच्चों हमारी अगला गद्यांश। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद करेंगे, जैसे एज इट इज हम करते हैं। यथा च चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्रम, शुक्र नीति, घट कर्पूर कृत नीति सार, सुंदर पांडेयन कृता नीति द्विषष्टिका, भल्ला शतकम, व्रत हरिकृत नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुनी नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम इसका अनुवाद करते हैं, फिर इसका हम प्रसंग करेंगे। तो प्रसंग यह है कि इस गद्यांश में अलग अलग नीति शास्त्रों के बारे में बताया गया है। तो ये तो इसका प्रसंग हो गया, और जो संदर्भ है हमारा पहले वाला ही आएगा जो हमने पहले गद्यांश में किया था। अब हम इसका अनुवाद करते हैं कि यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, यथा का मतलब क्या होता है जैसे, च यानी और, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, विदुलोपाख्यान है, पंचतंत्र है, शुक्र नीति है, घटक कर्पूरकृत यानी कि घटक कर्पूर के द्वारा रचित नीति सार है, सुंदर पांडे जी के द्वारा लिखी गई नीति द्विषष्टिका है या भल्ला शतकम है, व्रतहरि के द्वारा लिखी गई नीति शतकम है या बल्लाल शतकम है, दृष्टांत शतकम इत्यादि यानी कि ऐसी बहुत सी नीति पूर्ण पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध है। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब देखिए इसका प्रसंग करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में नीति के स्वरूप और प्रयोजन को बताते हुए प्रमुख नीति ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, कि जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घट कर्पूर द्वारा रचित नीति सार, सुंदर पांडे के द्वारा लिखा गया नीति द्विषष्टिका, बल्लाल शतकम, बल्लाल शतकम, और भर्तहरि के द्वारा रचित नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुत सी नीति पुस्तकें संस्कृत में प्राप्त होती है या उपलब्ध होती है। समझ में आया सभी को। ये 2 पद्यांश मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब तक हमारे 3 हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारे चौथे गद्यांश की तरफ। सॉरी, मैं बार बार पद्यांश बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा, ये गद्यांश है। सबसे पहले हम उसी तरह से इसको पढ़ेंगे कि विचार्यमाणे साहित्य आदि कालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वास प्रचलित आसीत् यत् काव्यस्योन्मेषु प्रजनयेषु सत्त्वस्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिक परितोष। प्लेटो, अरस्तु, पैटर, हारेस आदि सर्वे विचारके काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकास एव स्वीकृत। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं। विचार्यमाणे साहित्य यानी कि विचार करने पर साहित्य में, विचार करने पर साहित्य में, ये शब्दार्थ है। आदि कालादेव, आदि काल से ही, सत्वस्वपि, सत्वस्वपि यानी होते हुए भी, प्रयोजनम, प्रयोजन यानी कि कारण हेतु, परितोष, परितोष संतोष, परितोष का मतलब क्या होता है संतोष, स्वीकृत स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब क्या स्वीकार किया गया है देखते हैं कि विचार्यमाणे साहित्य में, साहित्य में विचार करने पर हमें पता चलता है कि आदि कालादेव, आदि काल से ही, सर्वेष्वपि सभी राष्ट्रों में, सभी राष्ट्रों में, राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में, अयम विश्वास प्रचलित, यह विश्वास प्रचलित है, यह विश्वास फैला हुआ था, यह तक काव्यस्य अन्येषु यानी कि काव्यों में अन्य प्रयोजनेषु कोई कारण है, काव्य को लिखने का कारण क्या है, सत्वस्वपि एकम मुख्य प्रयोजनम, कि पूर्ण रूप से एक ही मुख्य प्रयोजन है, एक ही मुख्य कारण है काव्यों को लिखने का, नैतिक परितोष यानी कि नैतिक आचरण करना, नैतिक संतोष। प्लेटो, अरस्तु, पैटर, हारेस, हॉरेस आदि, प्लेटो, अरस्तु, पैटर, हॉरेस और आदि सभी विचारकों ने काव्यस्य के यानी काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। समझ में आया सभी को। अच्छे से इसके शब्दार्थ हमने दिए हुए हैं।
अब हम इसका प्रश्न करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में नीति का प्रयोजन तथा कुछ पाश्चात्य नीतिकारों का उल्लेख किया गया है कि केवल भारत के ही नहीं, हमारे भारत भूमि या हमारे देश के ही नहीं, पाश्चात्य विद्वानों ने भी नीति, जितने भी शतकम लिखे गए हैं, नीति पुराण लिखे गए हैं, नीति ग्रंथों को स्वीकार किया गया है कि नीति ग्रंथों का जीवन में बहुत ही बड़ा हाथ होता है, जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को सुचारू रूप से और सफल बनाने में। ठीक है, तो साहित्य में विचार किए जाने पर आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजन के होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष था। प्लेटो, अरस्तु, पैटर, हारेस आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। समझ में आया सभी को? अभी तक हमारे 4 गद्यांश हो चुके हैं। अब आते हम हमारे यहाँ पर 5वें गद्यांश की तरफ। तो 5वां गद्यांश देखिए, एज इट इज हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, देखिए, क्योंकि छोटे छोटे अक्षरों से पढ़िए। हम यहाँ पर वाचन कर रहे हैं। आप जब भी मैं जिस चीज़ का वाचन कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप भी अनुकरण वाचन करिए। यानी कि मैं जो बोल रही हूँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पर नैतिक मूल्य व्यक्ति, तो आपको बोलना है नैतिक मूल्य व्यक्ति। जब तक आप इसका अनुकरण वाचन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा भी वर्धते, मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। नैतिकतेव व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकताचरणेनैव मनुष्येषु त्याग, तप, विनय, सत्यम, न्यायप्रियता एवं अन्यपि मानवीय गुणा उपपद्यन्ते। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्न जायते। अब देखिए, जिस तरह से हमने वाचन किया है वैसे ही आपको इसका अनुकरण, यानी कि मेरे पीछे पीछे आपको इसका पाठ पढ़ना है, जब भी आपको ये पढ़ना आएगा। आप अपनी बुक लेके बैठिए सामने और इस वीडियो को चलाइए। उसके बाद में आप जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे वैसे आप भी इन शब्दों को पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा। मुझे पता है संस्कृत पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब हम कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं बच्चों, यानी कि जब हम 1-2 पंक्ति है मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कहीं पर, कि जब आप किसी कार्य से प्रेम करते हो, जब आप किसी कार्य से प्रेम करते हो तो उसके लिए कोई भी की गई पूजा कठिन नहीं होती है। पूजा क्या, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश क्या हो गई, हमारी पूजा हो गई, है ना। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह है कि व्हेन वन लव्स वन्स आर्ट नो सर्विस सीम्स टू हार्ड, कि जब आप किसी कार्य से प्रेम करते हो तो उसके लिए की गई कोई भी पूजा, कोई भी कार्य, उसके लिए कितनी भी कोशिश कठिन नहीं होती है, बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा भी वर्धते, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। अभिवर्धते यानी बढ़ती है, व्यक्ति यानी व्यक्ति का, नैतिकता चरण ने, नैतिक के आचरण से ही उत्पन्न होते हैं। अन्य प्राणिभ्य, दूसरे प्राणियों से, समुन्नावसार, ठीक उन्नति का अवसर, मुक्तो भवति, छूट जाता है। सच्चरिता वाचक, सदाचार का वाचक अर्थात बताने वाला, जीवनस्याधार, जीवन का आधार। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ कुछ शब्दार्थ अगले पैराग्राफ के भी आ गए हैं, तो आप इसमें से ले लीजिएगा। जैसे ही आपके यहाँ पर कुछ ये वाले यहाँ से जो आए हैं शब्दार्थ, वो अगले पैराग्राफ के। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर इसका अनुवाद। तो नैतिक मूल्य व्यक्ति, नैतिक मूल्य से व्यक्ति का सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते, अभिवर्धते यानी कि बढ़ती है, बढ़ती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, मान सम्मान। नैतिक मूल्य का आचरण करते हो, आप अच्छा आचरण करते हो, समाज में आप सच बोलते हो, परोपकार करते हो, दया करते हो, दान देते हो, या फिर कुछ अच्छी चीजें करते हो। ठीक है, चुगली नहीं करते हो, आत्मसम्मान की बात करते हो, स्वाभिमान से जीवन जीते हो, तो आपका समाज में यश होगा या नहीं होगा, आपका समाज में एक स्टेटस बनेगा, एक अच्छी परिस्थिति बनेगी। परिस्थिति क्या होती है, स्टेटस होता है कि आपकी एक अच्छी स्थिति बनेगी कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो सभी लोग सम्मान की नज़र से देखेंगे, हो सकता है कोई नमस्कार करे, कोई राम राम करे, जो भी अभिवादन है वो आपके साथ करेंगे। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि आपको सम्मान से देखते हैं, सम्मान की नज़र से देखते हो आपके। और वो किस लिए देखते हैं, आपके पास पैसा है या नहीं है, आपने अच्छे कपड़े पहने, उससे कोई मतलब नहीं है, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, आपका आचरण अच्छा है,
कैसा आचरण है आपका? सदाचार आचरण है, या फिर सत आचरण है, या फिर नैतिक आचरण है। आप नैतिकता के साथ जीवन यापन कर रहे हो, उनके साथ आपने कुछ अच्छा कार्य किया है या किसी व्यक्ति के लिए कुछ कार्य किया है, दया कर ली है, दान कर लिया है, परोपकार कर लिया है, उपकार कर लिया है, अच्छी चीजें बोली है, किसी का कोई झगड़ा हो रहा है उसको समझाने का प्रयास करा है, बहुत ही विनम्रता के साथ आपने व्यवहार किया है, तो वो क्या है? आचरण है आपका, नैतिक आचरण है। तो जब ऐसा आचरण व्यवहार में लाओगे तो आपकी प्रतिष्ठा अपने आप धीरे धीरे उच्च शिखर तक पहुंच जाएगी। तो आपको अपने जीवन में ऐसे आचरण लाने हैं। तो क्या कहा है कि नैतिक मूल्य व्यक्ति का सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते, सामाजिक व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी लाती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यक है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। यहाँ कल्याणाय आया है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति आई है, और चतुर्थी क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जब के लिए कुछ कार्य करने के लिए आता है कि मानव कल्याण के लिए कार्य किया गया है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति आई है। नैतिकता आवश्यकता यानी कि नैतिकता की आवश्यकता है। नीतिकते व्यक्ति समाजस्य, नैतिकता से व्यक्ति का, समाज का, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण कुरुते। नैतिकता के से जो व्यक्ति है वो समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करता है, यानी कि नैतिकता इन सभी का कल्याण करती है। नैतिकचार चरणे मनुष्येषु त्याग तप विनय सत्यम न्याय प्रियता एवं अन्य अपि मानवीय गुणा उपधन्ते, यानी कि नैतिक आचरण के कारण ही मनुष्य में त्याग, तपस्या, विनम्रता, सत्य, न्याय प्रियता ऐसे और भी अन्य मानवीय गुण उप जाते हैं, यानी कि और भी मानवीय गुण उसमें स्थापित हो जाते हैं। नैतिकतया मनुष्य अन्य प्राणिभ्य भिन्न जायते, नैतिकता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणी से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे समझे जाते हैं? क्या क्या पशु नैतिक आचरण करते हैं? क्या पक्षी नैतिक आचरण करते हैं? या और भी कोई, चाहे आप जलीय जीव ले लो या स्थल जीव ले लो या ये आकाश वाले पक्षी ले लो, कोई भी ले लो, क्या वो सारे नैतिक आचरण करते हुए देखा है आपने कभी? पशु को पशु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाता, उसमें बुद्धि नहीं होती है, उसमें नैतिकता नहीं होती है, उसमें सदाचार नहीं होता, उसमें परोपकार नहीं होता है। तो उस पशु को पशु क्यों कहते हैं? क्योंकि पशु तुल्य होता है, पशु जैसा पार्श्विक आचरण करता है, इसलिए उसे पशु कहा जाता है। तो यहाँ मनुष्य क्योंकि नैतिकता का आचरण करे तभी वह मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग माना गया है। ठीक है, समझ में आया सभी को इसका अनुवाद? आगे चलते बच्चों, इसका प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक मूल्यों के आचरण का महत्व बताया गया है। अनुवाद है कि नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व का कल्याण करती है, और नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्याय प्रियता एवं इसी प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। और नैतिकता से ही मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, नैतिक आचरण के द्वारा है। अब करते हैं बच्चों, हमारा यहाँ पर 6 गद्यांश नंबर 6 है, और आज के लेक्चर का अंतिम गद्यांश है। अगला जितने भी हमारा गद्यांश बचा है वो हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमारा ये अंतिम गद्यांश आता है। तदाचरणेन, जैसे पढ़ती हूँ आपको वैसे अनुकरण वाचन करना है। तदाचरणेन व्यक्ते समाजस्य जीवनम अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। व्यक्ते समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयनावसरो लभ्यते। समाज ईर्ष्या द्वेषश्छल कलहादादि दोषेभ्य मुक्तो भवति। अस्माकं सामाजिक अंतरराष्ट्रीय संबंधा नैतिकताचरणेन दृढ़ा भवन्ति। अतः नैतिकता शब्दः सच्चरित्रवाचकः सुखमय मानवीय जीवनस्य धारा अस्ति। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले इसका अनुवाद कर लेते हैं, प्रसंग करते हैं। तो प्रसंग देखिए क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक मूल्यों के आचरण का महत्व बताया है। किसका आचरण का महत्व बताया है? नैतिक मूल्यों के आचरण का क्या महत्व है, कितने महत्वपूर्ण है समाज में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हर क्षेत्र में हमें किस स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। बहुत ही हमारी जो परिस्थिति है, यानी कि हमारा जो स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, हमें यश प्रदान करता है, हमारी एक प्रतिष्ठा बन जाती है, समाज में लोग हमें इंपॉर्टेंट देने लगते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो क्या कहा है कि तदाचरण, तदात यानी कि तत् आचरण, इस प्रकार का आचरण से, इस प्रकार के आचरण
तत् आचरण व्यक्ति, इस आचरण से व्यक्ति की समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति। इस तरह के आचरण से व्यक्ति का और समाज का जीवन अनुशासित हो जाता है और निष्कंटक यानी कि अवरोधक जो बाधाएं आती है अबाधित हो जाता है। बिना बाधाओं के वो जीवन यापन कर सकता है, उसके जीवन में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आ जाती है। निष्कंटक का मतलब होता है अबाधित। निष्कंटक का मतलब क्या होता है? अबाधित। व्यक्ति समाजस्य, व्यक्ति का समाजस्य समाज का, वर्गस्य वर्ग का, देशस्य देश का, च और तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि व्यक्ति का, समाज का, वर्ग का और देश का समुन्नत यानी कि उसकी उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। अगर नैतिक आचरण किया है, आपने नैतिक मूल्यों के अनुसार अपना जीवन यापन करा है, तो आपका, समाज का और हर वर्ग का, हर देश का, देश की उन्नति और उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। लभ्यते यानी कि प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। समाजः ईर्ष्या द्वेषश्चल, समाज में ईर्ष्या, ईर्ष्या सभी जानते हैं, द्वेष, द्वेष यानी कि आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना है, गलत भावना, उसको द्वेष बोलते हैं। और छल, छल का मतलब क्या होता है? छल कपट बोलते हैं। और कलह, कलह यानी कि झगड़ा, कलह का मतलब क्या होता है? झगड़ा। आदि दोषेभ्य, जितने भी दोष होते हैं उससे मुक्तो भवति, मुक्त हो जाते हो। अगर आपके अंदर नैतिकता की भावना है तो आपके अंदर जितनी भी ईर्ष्या है वो सब समाप्त हो जाएगी, जितना भी द्वेष है वो सब समाप्त हो जाएगा, छल कपट की भावना है वो भी सब खत्म हो जाएगी, और जितने भी दोष आपके अंदर और भी है उन सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी अगर आपने नैतिक आचरण शुरू कर दिया है। अस्माकम सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय, हमारे समाज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिक आचरण से दृढ़ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? दृढ़ यानी पक्के हो जाते हैं। अगर हमने अच्छे से व्यवहार किया है, समाज में अगर हमने अच्छा से व्यवहार किया है तो लोगों के बीच में हमारा जो संबंध है वो दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हमने कोई अच्छे से व्यवहार किया है, नैतिक आचरण किया है, नीतिपूर्ण कार्य किए हैं, तो हमारा जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो भी दृढ़ यानी पक्का हो जाएगा। अतः नैतिकता शब्द, इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्र वाचक, बहुत अच्छे चरित्र वाचक के रूप में सुखमय, बहुत ही सुखमय है। मानव जीवन से आधार, मानव जीवन का आधार है। नैतिक शब्द है, नैतिकता जो शब्द है वो सच्चरित्र वाचक की तरह और सुखमय मानव जीवन का आधार मानी गई है। आया समझ में आप सभी को कि ये हमारा छठा गद्यांश किस प्रकार का है। अब देखिए इसका हम प्रसंग और अनुवाद करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक मूल्यों के आचरण का महत्व बताया गया है। अनुवाद, उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक हो जाता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त हो जाता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से ही मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक, सुखमय मानव जीवन का आधार स्वरूप है। तो इतना बच्चों अभी तक हमने देखा जाए तो नैतिक मूल्यानि पाठ का आधा अनुवाद कर लिया है और ये अभी हमारा लास्ट गद्यांश था। इस तरह से देखिए बच्चों, आज हमारा नैतिक मूल्यानि पाठ का यानी कि यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत में संस्कृत गद्य भारती का थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है और थर्ड चैप्टर है नैतिक मूल्यानि, और इसका आज हमने आधा चैप्टर कर लिया है, आधा अनुवाद कर लिया है। आधा जो बचा है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आपसे ये अनुरोध है कि जितना भी आपने ये वाचन पढ़ा है, यानी कि ये जो जितनी भी हमने रीडिंग लगाई है और रीडिंग लगाने का जो तरीका है, आप इसका अनुकरण वाचन करिए, आप इसको दोहराइए। मेरे जब भी मैं बोलती हूँ जो मैंने शब्द पढ़ा है उसके पीछे आप उसका दोहराइए। आपका जो रीडिंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो आगे के लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।